वेलकम टू माय चैनल द लीगल एग्जाम्स। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ हदीजा वलायत एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द लीगल एग्जाम्स। आज के इस लेक्चर में हम लोग प्रिंसिपल ऑफ डबल जेपर्टी को डिस्कस करेंगे, इसकी रेलिवेंट प्रोविजंस को देखेंगे। ये एग्ज़ाम और इंटरव्यू दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले इसकी रेलिवेंट प्रोविजंस को देख लेते हैं। जो आर्टिकल 13 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 का, वो इससे रेलिवेंट है। उसके बाद जो सेक्शन 26 है जनरल क्लासेस एक्ट का, वो इससे रेलिवेंट है। उसके बाद जो सेक्शन 403 है CRPC का, वो इससे रेलिवेंट है। तो सबसे पहले इसका मीनिंग देख लेते हैं कि ये डबल जेपर्डी का मीनिंग क्या होता है। उसके बाद वन बाय वन मैं इन सेक्शंस को डिस्कस करूँगी। तो प्रिंसिपल ऑफ डबल जेपर्टी का मीनिंग है कि अगर एक मुल्ज़म को एक्विट या कन्विक्ट कर दिया गया है तो उस मुल्ज़म को उसी सेम ऑफेंस के लिए दोबारा से जो है वो ट्रायल उसका नहीं चलाया जा सकता और ना ही उसको सज़ा दी जा सकती है। अब देख लेते हैं कि जो आर्टिकल 13 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का, वो क्या कहता है। तो इसमें जो आर्टिकल 13 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का, उसमें भी एक प्रोटेक्शन दी गई है अगेंस्ट डबल पनिशमेंट, कि अगर कोई भी पर्सन है जिसको एक दफ़ा पनिशमेंट हो गई है तो ना ही उसको दोबारा से प्रोसिक्यूट किया जा सकता है, मतलब कि ना ही उसका दोबारा से ट्रायल चलाया जा सकता है और ना ही उसे उसी सेम ऑफेंस की दोबारा से पनिशमेंट दी जा सकती है। उसके बाद आप देख लेते हैं कि सेक्शन 403 CRPC क्या है। तो इसके पहले असेंशियल इंग्रेडिएंट्स को देख लेते हैं। उसके बाद इसी सेक्शन में कुछ एक्सेप्शंस बताई गई हैं, जिन एक्सेप्शंस में एक मुल्ज़म का दोबारा से ट्रायल जो है वो चलाया जा सकता है। तो सबसे फर्स्ट इसका जो असेंशियल इंग्रेडिएंट है, अ पर्सन मस्ट बी एक्विटेड और कन्विक्टेड बाय द कोर्ट ऑफ कंपिटेंट जुरिस्डिक्शन, कि जो कोर्ट एक मुल्ज़म को एक्विट या कन्विक्ट कर रही है, वो कोर्ट जो है वो कोर्ट ऑफ कंपिटेंट जुरिस्डिक्शन होनी चाहिए। उस कोर्ट को जो है वो इख्तियार होना चाहिए उस मुल्ज़म का ट्रायल कंडक्ट करने का, तभी ये प्रिंसिपल ऑफ डबल जेपर्डी अप्लाई होगा। तभी ये समझा जाएगा कि इस मुल्ज़म का ट्रायल हो चुका है, इसे एक्विट या कन्विक्ट कर दिया गया है, अब इसे सेम ऑफेंस के लिए दोबारा से जो है वो पनिश नहीं किया जा सकता। उसके बाद सेकंड जो इसका असेंशियल इंग्रेडिएंट है, सच एक्विटल और कन्विक्शन रिमेन्स इन फोर्स। ये जो ट्रायल कोर्ट का डिसीजन है एक मुल्ज़म को एक्विट या कन्विक्ट करने का, ये अपील या रिवीजन में जाके इन्फोर्स ही रहे। ऐसा ना हो कि अपील या रिवीजन में जाके तो ट्रायल कोर्ट का ये डिसीजन जो है वो सेट असाइड हो जाए। उसके बाद अगला जो थर्ड असेंशियल इंग्रेडिएंट है, वो सेम फैक्ट्स हैं, कि एक मुल्ज़म को जिन फैक्ट्स पे पहले एक्विट या कन्विक्ट कर दिया गया है तो उसे उन सेम फैक्ट्स पे दोबारा से जो है वो सज़ा नहीं दी जा सकती। इसमें कहा गया कि वेयर इट वाज नॉट क्लियर दैट विच वन ऑफ द सेवरल ऑफेंसेस द एक्यूज्ड पर्सन एक्चुअली कमिटेड एंड ही वाज चार्ज्ड अंडर सेक्शन 236 और 237 CRPC, ही कैन नॉट बी ट्राइड अगेन फॉर द सेम ऑफेंस। इसमें कहा गया है कि अगर एक मुल्ज़म है, उसने कोई ऐसा ऑफेंस कमिट किया है जो दो या दो से ज़्यादा डेफिनेशंस में आ रहा है और ये क्लियर नहीं हो रहा कि एक्चुअली इसने कौन सा ऑफेंस कमिट किया है, तो इस सूरत में कोर्ट जो है वो उसका चार्ज फ्रेम करती है अंडर सेक्शन 236 या 237। 236 या 237 में चार्ज तब फ्रेम किया जाता है जब कोर्ट को ये डाउट हो कि इसने दो या दो से ज़्यादा ऑफेंसेस में से एक्चुअली कौन सा ऑफेंस कमिट किया है। फॉर एग्जांपल इसने थेफ्ट कमिट किया है या क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कमिट किया है, तो ऐसी सूरत में कोर्ट जो है वो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का चार्ज फ्रेम भी कर सकती है या फिर थेफ्ट का, या फिर इन दोनों का चार्ज फ्रेम करके तो उसका ट्रायल चला के उसे सज़ा दे सकती है। और अगर ऐसा होता है कि अगर डाउटफुल है कि इसने कौन सा ऑफेंस कमिट किया है, ये क्लियर नहीं हो रहा और कोर्ट जो है वो 236 या 237 CRPC के अंडर उसका चार्ज फ्रेम करती है और फॉर एग्ज़ाम्पल उसको सिर्फ थेफ्ट में अगर सज़ा दे देती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको एक दफ़ा जब सज़ा हो गई है तो उन्हीं सेम फैक्ट्स पे फिर बाद में उस पे क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का चार्ज फ्रेम करके तो उसका दोबारा से ट्रायल चलाया जाए और उसको सज़ा दी जाए। उसके बाद इसकी एक्सेप्शंस देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट एक्सेप्शन है इसकी कि डिस्टिंक्ट ऑफेंस होना चाहिए। हम लोगों ने इसके इंग्रेडिएंट्स में पढ़ा है कि अगर सेम ऑफेंस है, सेम फैक्ट्स हैं, तो उन्हीं सेम फैक्ट्स के ऊपर उसको दोबारा से सज़ा नहीं हो सकती। लेकिन अगर उसने कोई डिस्टिंक्ट ऑफेंस भी कमिट किया है तो फिर उस सूरत में उसे डिस्टिंक्ट ऑफेंस के लिए दोबारा से जो है वो उसका ट्रायल चलाया जा सकता है, दोबारा से उसे सज़ा हो सकती है।
तो इसमें कह रहे हैं कि वेयर एन एक्यूज्ड पर्सन कमिटेड मोर ऑफेंसेस देन वन in the same transaction and he was tried only for one or more offence, he can be tried again for the distinct offence for which a separate charge may have been made against him on the former trial under section 235 subclause 1 CRPC। इसमें कहा गया कि अगर एक मुलज़म एक ही ट्रांजैक्शन में एक से ज़्यादा अगर ऑफेंस कमिट करता है, अब ये सेम ट्रांजैक्शन क्या है, अगर एक मुलज़म फॉर एग्ज़ाम्पल किसी के घर में घुसता है और वहाँ पे चोरी करता है, चोरी के साथ साथ वो वहाँ पे रेप और मर्डर भी कमिट कर देता है, तो इस सूरत में ये एक ही ट्रांजैक्शन है कि एक ही टाइम पे उसने वहाँ पे चोरी भी की है, वहाँ पे रेप भी किया और मर्डर भी किया है, तो ये सेम ट्रांजैक्शन बन रही है। और अगर सेम ट्रांजैक्शन में एक से ज़्यादा ऑफेंस वो कमिट करता है, जैसे ये 3 ऑफेंसेस मैंने बताए हैं, लेकिन जब उसका उस पर चार्ज फ्रेम होता है या उसका ट्रायल चलता है, तो सिर्फ उस पर थेफ्ट का चार्ज फ्रेम करके तो उसका ट्रायल चला के तो उसको अगर सज़ा दी जाती है, तो इस सूरत में बाद में पता चलता है कि इसने वहाँ पे रेप भी किया था या फिर मर्डर भी कमिट किया था, तो इस सूरत में ये पहले उसको थेफ्ट के लिए पनिश किया गया था, लेकिन अब उसका रेप पे उसका चार्ज फ्रेम करके या फिर मर्डर का चार्ज फ्रेम करके, तो ये दोनों डिस्टिंक्ट ऑफेंस बनते हैं, तो इन दोनों के लिए दोबारा से उसका ट्रायल चलाया जा सकता है, दोबारा से उसको सज़ा दी जा सकती है। उसके बाद इसका जो सेकंड एक्सेप्शन है उसमें कहा गया कि कॉन्सिक्वेंसेस हैपन्स आफ्टर कन्विक्शन। इसमें कहा गया कि वेयर अ पर्सन इज कन्विक्टेड फॉर एनी एक्ट एंड आफ्टरवर्ड्स इन consequence ऑफ सच एक्ट अ डिफरेंट offence is constituted, then he can be tried for such last mentioned offence, however if the consequence had not happened or were not known to the court at the time when he was convicted। इसमें कहा गया कि अगर एक पर्सन ने कोई ऐसा एक्ट किया है जो कि ऑफेंस है और उसे उस एक्ट पे जो है वो सज़ा हो गई है, उस ऑफेंस के लिए जो उसने कमिट किया उसके लिए उसको सज़ा हो गई है, लेकिन बाद में उसने जो वो एक्ट किया था उस एक्ट से अगर कोई और ऑफेंस भी कॉन्स्टिट्यूट हो गया, तो इस सूरत में उसे जो बाद में ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट हुआ है उसके लिए उसका दोबारा से ट्रायल चलाया जा सकता है और उसको सज़ा हो सकती है। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है, ये जो मैंने पढ़ा है, इफ़ द कॉन्सिक्वेंस हैड नॉट हैपेंड और वर नॉट नोन टू द कोर्ट एट द टाइम व्हेन ही वाज कन्विक्टेड। लेकिन ये कंडीशन तब है अगर कोर्ट ने जब उससे पहले ऑफेंस के लिए ट्राई किया और सज़ा दी है, तो उस टाइम पे कोर्ट के नॉलेज में नहीं था कि इसके इस एक्ट से इसके इस एक्ट की वजह से जो है वो एक और ऑफेंस भी कॉन्स्टिट्यूट हुआ है। तो इस सूरत में अगर कोर्ट को नहीं पता था और कोर्ट ने उसे जो पहले वाला ऑफेंस था उसमें अगर सज़ा दे दी है, लेकिन बाद में पता चला कि इसने जो एक्ट किया था उसके ऑफेंस किया था उसके लिए उसे सज़ा हो गई है, उसके कॉन्सिक्वेंस में एक और ऑफेंस भी कॉन्स्टिट्यूट हुआ है, तो फिर जो बाद में ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट हुआ है उसके लिए भी उसका ट्रायल चलाया जा सकता है, उसे सज़ा दी जा सकती है। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं कि अगर 2 पर्सन है उनकी आपस में लड़ाई होती है, ए और बी, ए जो है वो बी के सर पे चोट लगाता है और वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है। अब ए जो है उस पर हर्ट का चार्ज लगता है और उसको सज़ा हो जाती है, और बी जो है वो उसी सर के चोट की वजह से उसकी बाद में डेथ हो जाती है। तो अब पहले जब उस पर हर्ट का चार्ज लगा था तब तक बी की डेथ नहीं थी हुई, तो उस पर बस हर्ट का चार्ज लगा और उसको हर्ट में सज़ा होगी, लेकिन बाद में उस चोट की वजह से जब उसके उस एक्ट के कॉन्सिक्वेंस में जब उसकी डेथ भी होगी, तो बाद में उस पर मर्डर का चार्ज लगा के तो उसका ट्रायल दोबारा चलाया जा सकता है और उसे सज़ा हो सकती है। अब इसकी थर्ड एक्सेप्शन देख लेते हैं। इसमें कहा गया कि वेयर द कोर्ट वाज नॉट कॉम्पिटेंट, a person acquitted or convicted of any offence constituted by any act, afterwards he may be charged again and tried for any other offence constituted by the same act which he may have committed if the court by which he was first tried was not competent to try the offence with which he is subsequently charged। इसमें कहा गया कि अगर एक पर्सन है उसने कोई ऐसा एक्ट किया जो कि ऑफेंस है और उसे उस ऑफेंस के लिए एक्विट या कन्विक्ट कर दिया गया है, लेकिन बाद में पता चलता है कि उसके उसी सेम एक्ट से कोई और ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट हो रहा है, तो फिर उसका दोबारा से ट्रायल चलाया जा सकता है।
अगर जिस कोर्ट ने उसका पहले ट्रायल किया, अगर वो कोर्ट जो है वो कम्पिटेंट कोर्ट नहीं थी उस ऑफेंस को ट्राई करने की जिस ऑफेंस का अब उस पर चार्ज लगा है। इसकी जो एग्ज़ाम्पल है वो 403 जो इलस्ट्रेशन जी है उसमें बताई गई है कि अगर ए बी और सी हैं, उनको मैजिस्ट्रेट फ़र्स्ट क्लास जो है वो उन पे चार्ज फ्रेम करता है रॉबरी का और उन्हें ट्राई करता है। बाद में पता चलता है कि उन्होंने रॉबरी नहीं डकैती कमिट की थी। अब डकैती के लिए जो मैजिस्ट्रेट फ़र्स्ट क्लास है वो कम्पिटेंट नहीं है उसको ट्राई करने का, तो फिर यहाँ पे उन पर्सन का दोबारा से जो है वो ट्रायल किया जा सकता है। तो ये अब जो क्लास 5 है CRPC का, इसमें कहा गया है कि नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अफेक्ट द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 26 ऑफ द जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897 और सेक्शन 188 ऑफ दिस कोड। अब ये जो सेक्शन 26 जनरल क्लॉजेस एक्ट के इसमें बताया गया कि इस 403 CRPC और जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 का आर्टिकल 13 था, उसमें हम लोगों ने पढ़ा कि एक पर्सन जिसको पहले सज़ा हो चुकी है या एक्विट या कन्विक्ट कर दिया गया बाय द कोर्ट ऑफ कम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन, तो उसका ना तो दोबारा से ट्रायल चल सकता है और ना ही उसे सेम फैक्ट्स पे सेम ऑफेंस पे दोबारा से सज़ा हो सकती है। लेकिन ये जो सेक्शन 26 है जनरल क्लॉजेस एक्ट का, इसमें बताया गया है कि एक पर्सन अगर कोई ऐसा एक्ट करता है, कोई ऐसा ऑफेंस कमिट करता है जो कि एक से ज़्यादा इनेक्टमेंट्स में फॉल कर रहा है, तो फिर इस सूरत में उसका दोनों इनेक्टमेंट्स में जो है वो ट्रायल चल सकता है, उसे सज़ा भी हो सकती है। लेकिन वो सज़ा जो है वो सेम ऑफेंस के लिए 2 दफ़ा सज़ा नहीं होगी, सज़ा उसको एक ही दफ़ा होगी। लेकिन इसमें बताया गया कि ट्रायल चल सकता है दोनों इनेक्टमेंट्स में, एक में भी चल सकता है और दोनों में भी चल सकता है, और सज़ा भी हो सकती है। लेकिन जो सज़ा होगी वो कंकरेंट चलेगी। ऐसा नहीं है कि वो अगर एक पर्सन को उसने कोई ऐसा ऑफेंस कमिट किया है जो कि 2 इनेक्टमेंट्स में आ रहा है और दोनों में उसकी फॉर एग्जांपल 3-3 साल सज़ा है, तो उस ऐसा नहीं होगा कि जब उसको सज़ा होगी तो उसकी 6 साल काउंट की जाएगी, नहीं। अगर 3 साल उसको एक इनेक्टमेंट में हुई है और दूसरी भी 3 साल हुई है तो ये दोनों इकट्ठी चलेंगी। तो ये इकट्ठी जब चलेंगी इसको कंकरेंट कहते हैं और ये 3 साल चलेगी। फिर इसका एक केस लॉ है उसमें भी ये चीज़ हेल्ड हुई है कि केस लॉ PLD 1961 लाहौर पेज 269, इसमें भी ये चीज़ हेल्ड हुई कि एक ऑफेंस जो था वो PPC में भी फॉल कर रहा था, मतलब एक एक्ट जो PPC में भी पनिशेबल था और एंटी करप्शन में भी, और इसमें एक मुल्ज़म को जो है वो दोनों इनेक्टमेंट्स में PPC में भी सज़ा की गई और एंटी करप्शन लॉ में भी सज़ा उसे दी गई, लेकिन जो पनिशमेंट थी वो कंकरेंट चली थी। इसकी जो एक्सप्लेनेशन है 403 CRPC की, उसमें कहा गया कि द डिसमिसल ऑफ अ कंप्लेंट, द स्टॉपिंग ऑफ प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 249 और द डिस्चार्ज ऑफ द एक्यूज्ड पर्सन इज़ नॉट एन एक्विटल फॉर द पर्पज़ ऑफ दिस सेक्शन। अब ये जो सेक्शन 403 है, या जो आर्टिकल 13 पढ़ा था हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का, या फिर जो जनरल क्लॉजेस एक्ट 19 जनरल क्लॉजेस एक्ट का सेक्शन 26 है, वो तब अप्लाई होगा अगर एक पर्सन को एक्विट या कन्विक्ट कर दिया गया और उसे सेम ऑफेंस के लिए दोबारा से जो है सज़ा नहीं हो सकती। लेकिन अगर कंप्लेंट डिसमिस हो गई है, जिसको इस्तगासा भी हम लोग कहते हैं, अगर वो डिसमिस हो गई है तो वो एक्विटल नहीं होगा। एक्विटल या कन्विक्शन अगर हो गई है तो तभी ये प्रिंसिपल ऑफ डबल जेपर्डी अप्लाई होता है, और ना ही कह रहे हैं कि अगर जो प्रोसीडिंग्स हैं वो स्टॉप हो गई हैं अंडर सेक्शन 249 CRPC तो फिर भी वो एक्विटल नहीं है। अब कब प्रोसीडिंग स्टॉप होती हैं अंडर सेक्शन 249 CRPC? जब कंप्लेनेंट कोर्ट में पेश नहीं हो रहा होता, तो कोर्ट जो है वो उसकी उस मुकदमे की प्रोसीडिंग्स को स्टे करके तो जजमेंट प्रोनाउंस किए बगैर उस मुल्ज़म को रिलीज़ कर देती है। तो कह रहे हैं कि अगर उस मुल्ज़म को रिलीज़ किया जाता है अंडर सेक्शन 249 CRPC प्रोसीडिंग्स को स्टॉप करके, तो फिर भी वो एक्विटल नहीं है, वहाँ पे ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा, वो प्रिंसिपल ऑफ डबल जेपर्डी जो है वो कंसीडर नहीं होगा। और ना ही अगर एक मुल्ज़म को डिस्चार्ज कर दिया जाता है तो डिस्चार्ज भी क्या है कि वो एक्विटल नहीं है। अगर डिस्चार्ज तब किया जाता है अगर उस मुल्ज़म के अगेंस्ट सफिशेंट एविडेंस जो है वो अवेलेबल नहीं होती, लेकिन अगर उसके अगेंस्ट सफिशेंट एविडेंस सफ़ा मिसल पे आ जाती है तो दोबारा से
कोर्ट उसको समन कर सकती है कि वो कोर्ट में आए और आके ट्रायल फेस करे। तो ये इन तीनों सूरतों में ना ही अगर कंप्लेंट डिसमिस होती है या फिर डिस्चार्ज हो जाता है मुलज़म, या फिर प्रोसीडिंग्स अगर स्टॉप हो जाती हैं 249 CRPC में, तो ये एक्विटल नहीं है और ना ही इस पे फिर प्रिंसिपल ऑफ डबल जेपर्डी अप्लाई होगा। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया। थैंक यू सो मच।